हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, सफल लोग कोई और नहीं होते। कहीं आप सोचे कोई दूसरे ग्रह से आते हैं, वो केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं। मेहनत करो, सफल होगे। मैं मैक्सिमम मेरे पुराने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो वीडियो देखेंगे उनको पता भी लग जाएगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स सिलेक्शन उनका नहीं होता भी जिनके 2 सींग लगे हों। केवल कड़ी मेहनत करने वालों का सिलेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं अपन अपनी कड़ी मेहनत एक सामान्य पुरुष की तरह। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रेस्पिरेशन का टॉपिक चल रहा है। कंटिन्यू अपनी सीरीज चल रही है रेस्पिरेशन की, जिसमें अपन ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, क्रैब साइकिल कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कर लिया, एंड देन आज का टॉपिक रहेगा वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PPP। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पहले इसकी थ्योरी देखेंगे अपन, फिर इसको साइकिल के फॉर्म में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। PPP आल्सो कॉल्ड एज, बहुत सारे नाम और दे दिए इसके। वारबर्ग डिकेंस पाथवे कहते हैं, HMP शंट भी कहते हैं, जिसका फुल नेम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, याद रखना। और फास्फोग्लूकोलेक्टोन्स पाथवे, कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडिएशंस विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, हॉर्कर रेकर्स पाथवे, इतने सारे नाम दे दिए। तो वारबर्ग डिकेंस ने इसको डिटेल में बताया था पहले, मतलब स्टार्ट किया था, और हॉकर्स और रेकर्स ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था, इसलिए ये 2 वैज्ञानिक अलग अलग हैं। तो अब देखें इसके अंदर, वारबर्ग डिकेंस ने 1935 में इसको डिस्कवर किया। क्या बोला? डिस्कवर्ड अल्टरनेटिव रूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन इन प्लांट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो अल्टरनेटिव रूट में बता दिया। मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के अलावा एक स्पेशल प्रकार का दे दिया। और उसके अलावा सम एनिमल टिश्यू में भी वो कहता है प्रेजेंट है। कौन कौन से टिश्यू में? मेमरी ग्लैंड्स में, एडिफोस टिश्यू में, लीवर और माइक्रोब्स के अंदर में भी PPP पाया जाता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब कहता है PPP अकर्स व्हेन, कब बन सकता है, मतलब कब होता है प्लांट के अंदर या डिफरेंट सेल के अंदर। अब 2-3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है? NADPH2 रिक्वायरमेंट ऑफ सेल इंक्रीजेज ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब जब बायोसिंथेसिस प्रोसेस में NADPH2 का रिक्वायरमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, उस समय ये चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? व्हेन EMP पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय द आइडियोएसिटेट और फ्लोरोसाइड, फ्लोराइड्स द्वारा अगर ये EMP पाथवे, याद करो कौन सा बताया था मैंने, ग्लाइकोलाइसिस को बेटा EMP पाथवे कहते हैं, एमडम मेयर ऑफ पार्नस। अगर वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि NADPH2 उसमें बनता है ना, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो ये PPP स्टार्ट हो जाएगा। ये भी ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या? व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया बिजी इन अदर पाथवे, वो कहता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे पाथवे में बिजी है, वो कोई और काम कर रहा है, उस समय भी PPP स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 प्रोसेस है। रिपीट कर रहा हूँ, जब बायोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर NADPH2 का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए उस समय होगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस ब्लॉक हो जाए, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे पाथवे में बिजी होता है उस समय होगा। तो ये 3 वजह से PPP होता है प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर। अब अपन स्टार्ट करेंगे PPP का मैकेनिज्म। तो ये एक थ्योरी मैंने आपको दे दी, अब इसकी थ्योरी अपने आप बनाते जाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेते इसके लिख के याद करो। तैयार? 7 रिएक्शन है इसके अंदर टोटल, याद रखना, ठीक है। तो एक एक रिएक्शन को पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी बन जाएगी। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP के साथ क्रिया करके डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड और NADPH और H पॉजिटिव को अलग कर देगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप में होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड NADP फिर उसी की सहायता से डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइबुलोज 5 फॉस्फेट
और NADPH2 और CO2 का निर्माण कर देता है। ये भी क्लियर हो गया, मतलब सेकंड पॉइंट में राइबोलोज 5 फास्फेट बन गया। तो ये इधर आ गया राइबोलोज 5 फास्फेट। थर्ड स्टेप में फास्फोराइबोज आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से, मतलब आइसोमरेज से राइबोलोज 5 फास्फेट में ही बदलेगा, मतलब राइबोलोज 5 फिर ज़्यादा बन जाएगा। आइसोमरेज प्रोसेस कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं समावयता। समावयते की क्रिया में आइसोमरेज की कंडीशन में राइबोलोज 5 फास्फेट राइबोलोज 5 फास्फेट में ही बदलता है। फोर्थ रिएक्शन क्या होता है? राइबोलोज 5 फास्फेट एपिमिरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जाइलुलोज 5 फास्फेट में बदलेगा। देन अगेन नंबर 5 पॉइंट में जाइलुलोज 5 फास्फेट और राइबोलोज 5 फास्फेट आपस में क्रिया करके ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 की प्रेजेंस में स्यूडोएप्टुलोज 7 फास्फेट 3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण कर देगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइलुलोज 5 फास्फेट राइबोलोज 5 फास्फेट आपस में मिलकर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में स्यूडोएप्टुलोज 7 फास्फेट एंड 3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जाएगा। 6 पॉइंट क्या होता है? स्यूडोएप्टुलोज 7 फास्फेट 3 फास्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वापस वही मैग्नीशियम की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और इरिथ्रोज 4 फास्फेट में बदल जाएगा। अब जाइलुलोज 5 फास्फेट और ये जो बना था इरिथ्रोज 4 फास्फेट आपस में मिलकर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण कर देगा। और अल्टीमेटली बेटा हमें यही चाहिए, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आके ख़त्म होना है। ये है मेन इसका प्रोसेस। अब दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ये मतलब पूरी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट 12 NADP और 6 O2 आपस में क्रिया करके ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 5 फ्रुक्टोज 6 फास्फेट 6 CO2 और ये देखिए 12 NADPH2 और H3PO4 फास्फोरिक एसिड का निर्माण कर देगा। ये पॉइंट आपको याद करना है। मतलब PPP में ग्लूकोज 6 फास्फेट या 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट 12 NADPH की प्रेजेंस में 12 NADPH2 का निर्माण करेगा। अल्टीमेटली हमें ये याद रखना है, पायरोफॉस्फेट में मतलब याद करना PPP में 12 NADPH2 का नेट लाभ होता है। अब वही पॉइंट बेटा 12 NADPH2 ये लिख दिया यहाँ बेटा, 12 इंटू 3 मतलब 3 क्यों बोला ये आपने को पता है। 1 NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP के बराबर है, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 ATP। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये पॉइंट याद रखना, एक ATP यूटिलाइज इन फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन में एक ATP खर्च हो जाती है, तो माइनस एक ATP कर देंगे 36 में, तो नेट गेन हमारा आ जाएगा 35 ATP। अब ये पॉइंट आपको याद करना है, PPP या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, या सारे नाम वापस याद करा देता हूँ कैसे कैसे बोलना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या PPP या वॉरबर्ग डिकेंस पाथवे, ये HMP मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या फास्फोग्लूकोलेक्टोन पाथवेज या कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रेशन विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया या हॉर्कर रेकर पाथवे में नेट गेन जो होता है वो 35 ATP का होता है, क्योंकि एक ATP फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज में खर्च हो जाती है। सो दैट इज द PPP। PPP का अपन साइकिल देखेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। जैसे मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो सबसे पहले क्या बनाएंगे 6 फास्फोग्लूकोलेक्टोन, जिसके अंदर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, और डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के दौरान यहाँ 6 NADP से 6 NADPH2 बन जाएंगे, जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखते रहे, ये 6 NADP अपने को मिल गए। उसके बाद लैक्टोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनेगा।
6 फास्फोग्लूकेनिक एसिड से 6 राइबोलोज 5 फास्फेट बनेगा। इस दौरान फिर वही डी कार्बोक्सिलेज डी हाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा और CO2 बाहर निकल जाएगी बेटा, या फिर 6 NADP से 6 NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। अगेन 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट से 5 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड आइसोमेरेज एंजाइम में वापस 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार ये साइकिल चलता रहेगा। और ये देखिए एक NADH2 मतलब 6 NADH2 तो एक बार यहाँ निकल रहा है और 6 NADH2P यहाँ निकल रहा है, तो मतलब 6 NADPH2 ये पड़ा, फिर 6 NADPH2 टोटल करेंगे तो बेटा हो गया 12 NADPH2। और मैंने जैसे बार बार बताता हूँ 1 NADPH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। मतलब कहने का है इस PPP या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में टोटल एनर्जी 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 ATP होती है। बट नेट गेन जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 ATP यूटिलाइज हो जाती है और टोटल रहेगी 35 ATP। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बच्चा बड़ा कन्फ्यूज रहता है। वो क्वेश्चन अगर पूछेगा भी PPP पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में टोटल एनर्जी कितनी है, तो आपको बताना है बेटा 36 ATP। और नेट गेन कितनी अगर पूछेगा तो बताना है 35, क्योंकि 1 ATP यूज़ होती है किसके लिए, ग्लूकोज के। वो ATP यूज़ होगी तो 1 ATP माइनस कर देंगे तो नेट गेन कितनी हो जाएगी 35 ATP। तो ये है बेटा पेंटोस फॉस्फेट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन आप लोगों ने वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, +2 लेवल के अंदर भी पढ़ा होगा, +1 लेवल में भी। जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसका कोई रूल नहीं है, यूज़ भी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ATP खर्च होती है, निकलती कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। तो पहले इसके नाम देख लेते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके नाम भी रखे हैं। इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, और क्या कहते हैं इसको C2 साइकिल, और फोटो रेस्पिरेशन तो है ही इसका नाम, एंड ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ये इसके नाम वैज्ञानिकों ने रखे। तो कोई भी नाम आ सकता है पेपर के अंदर। C2 साइकिल, ज़्यादातर C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन पूछा जाता है क्या चीज़, ये देखो मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दी है। मोर CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग डे टाइम इन C3 प्लांट, मतलब C3 प्लांट के अंदर ही हो रहा है और ज़्यादा CO2 इन्वॉल्व होती है, याद रखना। CO2 की इन्वॉल्वमेंट कम कर देंगे तो फोटो रेस्पिरेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा CO2 इन्वॉल्व हो रहा है उतनी ज़्यादा इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता जा रहा है। डिस्कवर्ड किसने किया था, डेकर एंड टियो ने इसको डिस्कवर किया था। और देखो इसकी थ्योरी क्या कहती है, द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इन C3 फोटोसिंथेटिक सेल इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। मतलब द लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ CO2 अपटेक करेगा एंड रिलीज CO2 रिलीज कर रहा है इसके अंदर। ये देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीजन रिलीज करता है, यहाँ CO2 को रिलीज कर रहा है। जब CO2 ज़्यादा रिलीज होगी तो ये हमारा एक प्रकार का फोटो रेस्पिरेशन प्लांट है, याद रखना। आगे देखें और क्या दिया है, फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट लिंक्ड विद ATP जनरेशन, जो मैंने आपको भी बताया ATP जनरेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। ये देखो इट प्लेज ATP आर कंज्यूम्ड, ATP कंज्यूम हो रही है उल्टा, मतलब जो ATP उसके पास पड़ी है प्लांट के पास, और अगर गलती से फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है तो ATP उसकी यूज़ हो जाएगी बेचारी, ठीक है, जो ATP कहीं और काम आनी थी। एज ऑर्डिनरी डार्क रेस्पिरेशन दस इट इज़ हार्मफुल और वेस्टफुल। ये देखो क्लियर कट लिख दिया, हार्मफुल या वेस्टफुल प्रोसेस है इन C3 प्लांट, याद रखना। C3 साइकिल के अंदर भी लिंक है, वेस्टफुल प्रोडक्ट है, कोई रूल नहीं है इसका, कोई यूज़ भी नहीं है इसका। आगे देखें होता क्या है, क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, याद रखना, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर रिपीट करो, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ETS कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, 3 सेल ऑर्गेनल्स में। कौन कौन में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, क्लोरोप्लास्ट। सीक्वेंस में याद करना बेटा, नंबर लिख लो, चाहे 1, 2 एंड 3, लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। मतलब लास्ट का मतलब प्रोसेस तो सारा कंटिन्यू साइकिल है ना ये, परंतु स्टेप बाय स्टेप याद करना है। पहले क्लोरोप्लास्ट यूज होगा, फिर पेरोक्सिसोम यूज होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दो, अच्छी तरह घोट के पी लो इसको बेटा, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और वैसे भी कैसे, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, H2O2 पेरोक्सीसोम एंड NH3 माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस इन फोटो रेस्पिरेशन। याद रखना पेरोक्सीसोम के अंदर H2O2 रिलीज होती है, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया में NH3 रिलीज हो रही है, ये NH3 रिलीज हो रही है। आगे देखिए दो प्रोडक्ट और हैं, ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम एंड सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रोड्यूस इन फोटो रेस्पिरेशन। ये देखो सीरीन पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम में, ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं। अब यहाँ से इसकी थ्योरी आप बड़े आराम से बना लेंगे। ये देखिए मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग अपन करेंगे क्लोरोप्लास्ट से, क्यों? क्योंकि बताया था ना अभी मैंने C3 साइकिल का एक पार्ट है कुछ नहीं, तो C3 साइकिल को जरूरत है। तो ये देखिए, तो ये PCR के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PCR से या PGA से PCR बनेगा, मतलब PCR C3 साइकिल को कहते हैं। RUP भी बनता है, वो RUP पे सबसे पहले क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट और PGA का निर्माण कर देगा। फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन होता है, PGA 3 कार्बन होता है। इस दौरान वहाँ ऑक्सीजन उसको यूज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा, ये देखो मज़े की बात। और जब ये ग्लाइकोलेट बनाएगा 2 कार्बन वाला, तो उसमें से एक फास्फोडियो रिलीज़ कर देगा। अब ये ग्लाइकोलेट बेटा ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सीसोम के अंदर, और वहाँ ऑक्सीजन फिर यूज़ कर लेगा, +O2 लिख दिया ना, यूज़ करके ग्लाइकोलेट, ये देखो ग्लाइकोलेट बना लेगा। और H2O2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार क्वेश्चन है, H2O2 को रिलीज़ कर देगा और फिर एक NH2 को यूज़ करके बना देगा ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन प्रोडक्ट किसका है, पेरोक्सीसोम का। ग्लाइसिन अगेन ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइसिन सीरीन में बनाएगा। ये देखो सीरीन इसका प्रोडक्ट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का। सीरीन में जब बदलेगा ग्लाइसिन जब सीरीन में बदलेगा तो एक NH3 निकल रही है, देखो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है CO2, और NAD से NADH बन रहा है, ये याद रखना। तो ये सीरीन 3 कार्बन वाला होगा। अब ये सीरीन पेरोक्सीसोम में ट्रांसफर हो जाएगा। सीरीन जब हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में बदलेगा, अगेन NADH2 वापस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ग्लाइकोलेट बनाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ग्लिसरेट बनाएगा। उस दौरान ये देखिए खर्च होगी अपनी ATP, NADH से NAD बन गया, ये भी पेरोक्सीसोम में बनेगा। ये ग्लिसरेट अगेन ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, एंड क्लोरोप्लास्ट में जाके जब ये PGA का निर्माण करेगा, जो PGA आगे C3 साइकिल में यूज़ हो जाएगा, अगेन ATP खर्च होगी हमारी, ये देखो ATP से ADP बन गई। तो यहाँ भी NADH के रूप में खर्च हो रही है, और यहाँ भी NH2 के रूप में खर्च हो रही है, और यहाँ O2 यूज़ हो रहा है, ये देखिए O2 यूज़ हो गया, ये O2 यूज़ हो गया, यहाँ CO2 रिलीज़ कर रहा है। तो ये प्रोसेस मेन आपको याद करना है, दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। वेस्टफुल एंड हार्मफुल भी कह सकते हैं। हार्मफुल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ATP इसमें यूज़ हो रही है ना, ATP जो बेचारा प्लांट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो यूज़ कर रहा है। दूसरा वेस्टफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ATP यूज़ हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें H2O2 का रिलीज़ होना, अमोनिया का रिलीज़ होना, H2O2 अमोनिया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है प्लांट के लिए मोस्ट हार्मफुल होते हैं। सो दैट इज़ द फोटो रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपनी इस रेस्पिरेशन को फिनिश कर देंगे। फर्मेंटेशन का कुछ प्रोसेस रहता है और 2-3 पॉइंट्स और हैं इसके अंदर, ताकि आपका प्लांट फिजियोलॉजी BSc 3rd ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी का जो 3rd यूनिट है वो आपका फिनिश हो जाएगा। तो सेम बेटा, आपने अगर मेरा चैनल अभी देखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा बॉटनी की, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। MGS यूनिट्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रैक्टिकल के प्लस थ्योरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।